मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम की रेती पर एक बार फिर से माघ मेला का आयोजित होने जा रहा है। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले में ऐसा मुहूर्त आया है कि जो लोग महाकुंभ में नहीं आ सके हैं वो इस माघ मेले में आकर पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। इस बार 75 वर्षों के बाद यानी 76वें वर्ष में सूर्य मकर राशि में अपने ही दिन यानी रविवार को प्रवेश कर रहे हैं, जिससे माघ मेले में अद्भुत सहयोग बन रहा है। यही वजह है कि योगी सरकार भी माघ मेला 2025-26 को मिनी कुंभ के तौर पर आयोजित कर रही है। वहीं निर्वाणी अनी अखाड़े के महंत गोपाल दास जी ने वर्ल्ड मीडिया टाइम्स से बात करते हुए बताया कि प्रशासन से बात चल रही है, अगर सब कुछ सही रहा तो इस बार के माघ मेले में 3 शाही स्नान भी आयोजित किए जाएंगे। इन शाही स्नान की तिथियां इस प्रकार हैं: 14 जनवरी मकर संक्रांति, 18 जनवरी मौनी अमावस्या और 23 जनवरी बसंत पंचमी। माघ मेले की क्या है तैयारी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। माघ मकर जब रवि गति होई, तीरथ पति सब आओ कोई। जी हाँ, जिस तरह से सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसके बाद माघ मेले की शुरुआत होती है। मगर इस बार 3 तारीख को पौष पूर्णिमा से ही शुरुआत हो रही है, क्योंकि 75 साल बाद ये संयोग बन रहा है, जो रविवार का दिन होगा और महाकुंभ की तर्ज पर माघ मेला भी होगा, जिसे मिनी कुंभ के तौर पर देखा जा रहा है। और हम आपको दिखाएंगे कि उसकी तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। सरकार की ओर से निर्देशित किया गया, आप देख सकते हैं भगवा कलर से पीपे के पुल रंगे गए हैं, जिससे आध्यात्म की ओर और लोगों का आकर्षण हो, और साथ ही तंबुओं की नगरी बसने लगी है। फिलहाल ये जो मिनी कुंभ होगा लोगों के लिए काफी महत्व रखता है, और जो लोग कुंभ के दौरान नहीं आ पाए होंगे उनके लिए ये एक अच्छा समय होगा, जो अमृत प्राप्त कर सकेंगे। हमारे साथ निर्वाणी यानी अखाड़े के महंत गोपाल दास जी, हम बात करेंगे। ये बताइए महाराज जी, इस बार क्या खास सहयोग बन रहा है, और जो लोग कुंभ में अमृत नहीं पा पाए हैं वो किस तरह से माघ मेले में अमृत पाएंगे, क्योंकि महाकुंभ को माघ मेले को मिनी कुंभ के तौर पर देखा जा रहा है। सर्वप्रथम सभी भक्तों के ऊपर, सनातन प्रेमियों के ऊपर गंगा मैया तीर्थराज प्रयाग कृपा बनाए रखे। विगत वर्षों के भांति पौराणिक काल से प्रयागराज में माघ मेला का दिव्य आयोजन होता है, और ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है। इसमें शासन प्रशासन आम नागरिक का भी बड़ा सहभाग होता है, साधु महात्माओं का सहभाग होता है। इस बार बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है। माघ मेला का प्रारंभ ही पंच रविवार से हो रहा है। मौनी अमावस्या रविवार को है, रथ सप्तमी अष्टा सप्तमी रविवार को है, और माघ मास का समापन भी रविवार को हो रहा है। इस तरह से ये पंच रविवारीय योग इस बार माघ मास में आ रहा है। और रविवार आदित्य सूर्य नारायण का दिन है, और सूर्य नारायण के लिए ही ये माघ मास समर्पित है, क्योंकि मकर राशि में जब सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति को खिचड़ी को यहाँ स्नान पर्व मनाया जाता है। साथ में ही अगर सभी तरीके से अनुकूल रहा तो अखाड़े भी शाही स्नान करने का विचार कर रहे हैं। उसकी तिथि को बाद में घोषित की जाएगी या सबको बताया जाएगा, वो ये सूचित किया जाएगा। पर दिव्य और भव्य माघ मेला होने वाला है। जो व्यक्ति, जो श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान नहीं कर पाए वो इस बार आए, और 75 साल वाले पंच रविवारी योग में और विश्व के सबसे बड़े माघ मेले में स्नान करे, पुण्य अर्जित करे। आखिरी सवाल, आज हम अभी जो वार्तालाप कर रहे हैं वो दशाश्वमेध घाट पे कर रहे हैं। यही ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न करने के लिए पहला यज्ञ किया था, इसलिए परम पवित्र जगह है। और यहाँ आप एक कल्प का पुण्य प्राप्त करते हैं कल्पवास करने से। जो यम नियम संयम से गंगा जी का स्नान दर्शन करेगा, पूजा पाठ करेगा, उसको कल्पवास का पुण्य प्राप्त होता है, और लाखों संख्या में श्रद्धालु कल्पवास करते हैं। तो देखिए जिस तरह से पूरी तरह से तंबुओं की नगरी बस गई है, और लोगों में काफी उत्साह है, और लोग यहाँ पर आएंगे। महाकुंभ के तर्ज पर मिनी माघ मेला होगा, जिसे मिनी कुंभ का नाम भी दिया जा सकता है। और पूरी तरह से योगी सरकार के द्वारा कवायद की गई है कि इसे तेजी से सजाया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद यहाँ प्रयागराज आए थे और अधिकारियों के संग बैठक की थी, और जो उन्होंने बजट मांगा था उन्होंने पूरी तरह से उन्हें बजट भी दिया कि जो माघ मेला हो, भव्य हो, दिव्य हो, मिनी कुंभ के तर्ज पर हो। जो लोग कुंभ के दौरान अमृत नहीं पाए हैं वो माघ मेले में पा पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। जीआरएस रैंकिंग में प्रयागराज 32वें स्थान पर, शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के प्रयास रंग लाए। प्रयागराज विगत कई महीनों से जनपद की आईजीआरएस रैंकिंग सुधारने के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयास आखिरकार सफल रहे हैं। ताज़ा जारी रैंकिंग में प्रयागराज ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज करते हुए 32वां स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि जिला प्रशासन तथा सभी विभागों की सामूहिक मेहनत का परिणाम है।
जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देशन में IGRS से संबंधित शिकायतों के उच्च गुणवत्ता के साथ निस्तारण हेतु समय समय पर बैठकें आयोजित की गईं। जिन अधिकारियों ने उत्कृष्ट कार्य किया, उन्हें प्रोत्साहित किया गया, जबकि कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कठोर कार्रवाई की गई। प्रशासन की इस कड़ी मॉनिटरिंग से शिकायतों के समाधान में स्पष्ट सुधार देखने को मिला है। IGRS के नोडल अधिकारी सत्यम मिश्रा, अपर जिलाधिकारी नगर एवं OC शिकायत ने सभी विभागों को लगातार मार्गदर्शन प्रदान किया। शिकायतों की नियमित और सतत मॉनिटरिंग की गई, जिससे निस्तारण की गति और गुणवत्ता दोनों में वृद्धि हुई। तकनीकी सहयोग में EDM अफसार अहमद एवं उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने संबंधित विभागों को प्रशिक्षण एवं निरंतर सहयोग देकर शिकायत निस्तारण की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया। माह नवंबर में कुल 140 में से 125 अंक प्राप्त कर जनपद ने अपनी स्थिति को मजबूत किया है। यह उपलब्धि प्रशासन की टीम भावना और सुचारू समन्वय का प्रमाण है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इसी गति और गुणवत्ता के साथ कार्य करते हुए जनपद की रैंकिंग को और बेहतर बनाने का प्रयास जारी रहेगा। ज्ञानवापी मामले में लगातार इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जा रही है, जहां हिंदू पक्ष की ओर से सिविल रिवीजन दाखिल कर वजू खाने के क्षेत्र की सर्वे की मांग की गई है। वहीं इस मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई हुई है और कोर्ट ने अगली तारीख जनवरी की तय की है। और क्या कुछ हुआ है इसमें, आज सुनवाई में क्या कुछ कहना है हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सौरभ तिवारी का, लिए दिखाते हैं। आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट नंबर 36 में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब की कोर्ट में ज्ञानवापी में परिसर स्थित जो कथित वजूखाना है उसके साइंटिफिक सर्वे, वैज्ञानिक सर्वेक्षण की जो मांग को लेकर याचिका सिविल डिवीजन श्रीमती राखी सिंह, हिंदू पक्षकार सिंगार गौरी केस, उनकी तरफ से जो फाइल किया गया था उस पे इफेक्टिव सुनवाई नहीं हो सकी। मैटर जरूर टेकअप हुआ, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 12 दिसंबर 2024 के आदेश के आलोक में ये सुनवाई टल गई और 16 जनवरी की फर्दर सुनवाई हेतु एक तारीख तय हुई है। चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1246/2020 रिट पिटीशन सिविल में 12 दिसंबर 2024 को, पिछले वर्ष, एक आदेश पारित किया कि कोई भी न्यायालय ऐसे मामलों में इंतरिम इफेक्टिव ऑर्डर पास नहीं करेगा, विशेष तौर पे सर्वे को लेकर। तो ऐसे में अभी वो आदेश वैकेट हुआ नहीं है, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट भी इस मैटर में प्रोसीड नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे प्रोसीडिंग अब तक 25 तारीखें पड़ चुकी हैं और 16 जनवरी को हम देखते हैं कि इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो रुख रहेगा, अगर वहां से स्टे वैकेट हुआ तो इसमें टेकअप जरूर होगा। और हमारी जो डिमांड है वो जो सिविल डिवीजन है वो इसलिए फाइल हुआ है डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश के खिलाफ। बनारस के डिस्ट्रिक्ट जज ने 21 अक्टूबर 2023 को ये जो कथित वजूखाना के वैज्ञानिक सर्वे की मांग वाली याचिका डिसमिस कर दी थी। उनका ये कहना था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वायलेशन कहीं ना हो जाए। एनीवे, चूंकि ASI से सर्वे हमारी कराने की मांग है और वो भी बिना स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए, तो इसमें कहीं कुछ वायलेशन नहीं है, तो हमने ऑनरेबल हाईकोर्ट का रुख किया। और सर्वे होना दोनों ही पक्षों के हित में है। ऐसा है कि न्याय प्रणाली में अगर सभी तथ्य माननीय न्यायालय के सामने आएंगे तभी चीजें तय हो पाती हैं। ये तो खुली आंख से दिख रहा है, नंगी आंखों से, कि वो मंदिर है, कोई कहीं से कोई मस्जिद का सवाल ही पैदा नहीं होता, उसको कन्वर्जन किया गया उस स्ट्रक्चर को। लेकिन रूल ऑफ लॉ इंडिया में है तो हमें उस प्रोसीडिंग से गुजरना पड़ रहा है और हम उसका माननीय न्यायालय का आदेश का जो भी है सम्मान करेंगे। और फर्दर 16 जनवरी को जो भी सुनवाई होती है हम इस तरफ देखेंगे और अपनी बातों को एक सही ढंग से रखेंगे। इसमें प्लीडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, केवल फाइनल आर्गुमेंट ही बाकी रह गई है। एनीवे, मैं सौरभ तिवारी, एडवोकेट फॉर श्रीमती राखी सिंह सिंगार गौरी केस की तरफ से ज्ञानवापी मामले में हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ और ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट। थैंक यू सो मच।
वंदे मातरम को लेकर सियासत पूरे देश में गर्मी है, तो वही आज संगम नगरी प्रयागराज के सुभाष चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष राहिल हसन एवं सरदार पतविंदर सिंह संघ मुस्लिम समुदाय ने किया स्वागत। सुभाष चौराहे पर सिख एवं मुस्लिम समुदाय ने वंदे मातरम का स्वागत किया। इस अवसर पर सिख एवं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वंदे मातरम गाकर और नारे लगाकर अपनी राष्ट्रीय भावना व्यक्त की। मुस्लिम समुदाय ने वंदे मातरम का स्वागत करते हुए कहा कि यह गीत राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम गाने से कोई भी समुदाय या धर्म नहीं जुड़ा है, बल्कि यह पूरे देश के लिए एकता का संदेश देता है। वंदे मातरम को लेकर कुछ विवाद भी हुए हैं, लेकिन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जैसे संगठनों ने इसका समर्थन किया है और कहा है कि वंदे मातरम गाना इस्लाम के खिलाफ नहीं है। अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत शुक्रिया करता हूं कि वंदे मातरम गीत राष्ट्रीय गीत है हमारा। 150 साल पूरे हो गए इस गीत को, और इस तरह की राष्ट्रीयता की भावना जगाई। बहुत लोग विरोध करते हैं, आज प्रधानमंत्री जी को लोकसभा में आकर क्यों बोलना पड़ गया, ये समझने का विषय है, क्योंकि बहुत सारे लोग विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं? वंदे मातरम क्या किसी एक व्यक्ति का शब्द है या किसी एक भारतीय का शब्द है कि उसको ना गीत को गाया जाए? राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाला यह गीत है। और जब देश गुलामी में जकड़ा हुआ था, तब इस गीत ने लाखों लाखों लोगों को सीने पे गोली खाने के लिए जागृत किया और देश को आज़ादी दिलाई इस गीत ने, और बहुत योगदान रहा। और हम मुस्लिम समाज के सारे लोग आज एकत्रित हुए हैं, बच्चे भी आए हुए हैं। हमने देखा है कि इस्लाम में पता नहीं क्यों लोग वंदे मातरम गीत को लेकर, अगर आपने वंदे मातरम गीत गा दिया या बोल दिया तो आपको इस्लाम में खारिज कर दिया जाएगा, आपने इस्लाम का बहुत बड़ा विरोध कर दिया। ऐसी भावना के साथ क्यों रहते हैं लोग, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। और हम देखें अभी हाल में इस तरह की आतंकवादी घटना हुई जिसमें डॉक्टर जो पढ़े लिखे लोग शामिल हुए। सोचने का विषय है कि आप इस्लामी शिक्षा की बात करते हैं, सारी और शिक्षाओं की बात करते हैं, तो देशभक्ति और राष्ट्रीयता की शिक्षा को लेकर क्यों नहीं बात होती है? उसकी भी बात होनी चाहिए। ये गीत एक माध्यम बनते हैं चीजों को समझने के लिए कि मातृभूमि के प्रति, देश के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है। हिंदू मुस्लिम तो बहुत दूर की बात है, ये हिंदुस्तानी होने की बात है। तो इन ज्यादा बात नहीं कहूंगा, मैं इन छोटे बच्चों से कहूंगा कि एक बार आए, छोटे बच्चों एक बार आप वंदे मातरम कहिए हमारे सामने, कृपया एक बार इनकी तरफ जो कर दीजिए। राहिल हसन प्रयागराज, कृपया एक बार इनसे भी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।